फिर हम और घी डालेंगे। फिर हम पिस्ता डालेंगे। बादाम और काजू, इन तीनों को एक साथ फ्राई करेंगे। ये चने के लड्डू जो हैं ये ज़ईफ लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें देसी घी और ड्राई फ्रूट और भुने हुए चने, ये तीनों को मिलाकर हम इसके लड्डू बना रहे हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे बाहर। फिर हम नारियल फ्राई करेंगे। क्योंकि नारियल बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए हम इसको जल्दी से ही घी से बाहर निकालेंगे। फिर सूजी डालेंगे भूनने के लिए। सूजी का कलर हमें लाइट ब्राउन रखना है। तो नाजरीन, सूजी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको भी निकाल लेंगे। फिर लास्ट में हम चने का पेस्ट जो है, वो चने का पाउडर जो है, हम उसको फ्राई करेंगे। और इसके साथ मगज। चने के पाउडर को हमें बहुत एहतियात के साथ भूनना है। जब पाउडर में से अच्छी खुशबू आएगी, घी की खुशबू आने लगेगी, तो समझ जाइए कि ये भुन चुका है। और बीच बीच में हमें इसको थोड़ा सा दबाकर सही करना है, क्योंकि इसमें गुड़ियां पड़ जाती हैं। मगज भी इसके साथ जो हमने डाले थे वो भी भुनने लगे हैं अब। अभी देखिए चने का पाउडर जो है बिल्कुल भुन चुका है। अब हम इसको भी कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। फिर हम गैस चलाएंगे दोबारा। फिर इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। और फिर मिक्सर के हिसाब से चीनी डालेंगे।
और किशमिश। फिर चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पानी में। जब चीनी घुल जाएगी तो फिर दूध डालेंगे हम। इतने हमारा दूध गर्म होगा, हम मिक्सर को मिक्स करेंगे। बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे। नाजरीन, दूध इसलिए डालते हैं चने के लड्डू में ताकि वो सॉफ्ट रहें और वो टाइट ना हो। नाजरीन, अब दूध उबलने लगा है तो अब हम इसमें चने का मिक्सचर डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। और इसको खूब अच्छी तरह से हमें पकाना है। इसको काफी गाढ़ा पेस्ट बनाना है ताकि लड्डू हमारे आसानी से बन सकें। अब देखिए ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। लड्डू तैयार करने के लिए पहले इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। नाज़रीन, अब पेस्ट हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम थोड़ा सा घी लेकर लड्डू बनाएंगे। नाज़रीन, अब लड्डू तैयार हो चुके हैं। इनको अब हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमें चाहिए एक सर्विंग प्लेट। नाज़रीन, बनकर तैयार हैं चने के लड्डू और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे और इस सर्दियों में आप इनको बनाकर भी खाएंगे। तो नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चने के लड्डू बनाने के लिए चाहिए बेसन, दूध, घी, नारियल पाउडर,
किशमिश, बादाम, पिस्ता, काजू, सूजी और मखाना। चने के लड्डू बनाने का तरीका। सबसे पहले कढ़ाई में घी के साथ मखाने को फ्राई करें, फिर पिस्ता, बादाम और काजू को एक साथ फ्राई करें। इसके बाद नारियल के पाउडर और सूजी को भी फ्राई करें। अब चने के पाउडर को फ्राई करके पहले से फ्राई सारे ड्राई फ्रूट्स में मिलाकर मिक्सचर बनाएं। इसके बाद मिक्सचर को दूध की चाशनी में डालकर पकाएं। फिर एक सर्विंग प्लेट में लड्डू बनाकर सर्व करें। नाज़रीन, अगर आप भी बनना चाहती हैं हमारे शो का हिस्सा तो भेजिए एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म 3 जनवरी को मीडिया से करेंगे खिताब, हुकूमत की हुसूलियाबियों पर जारी कर सकते हैं रिपोर्ट। यूपी हुकूमत को मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन पर आया तरस, 400 से ज्यादा पनाह गुज़ीरों को पक्के मकानों में किया मुंतकिल। दिल्ली के नौमुंतखब अरकान असेंबली की हलफबरदारी पर गैर यकीनी की सूरत हाल, बीजेपी और कांग्रेस का कारगुजार स्पीकर का ओहदा लेने से इनकार। और देवयानी मामले पर नई दिल्ली वाशिंगटन के बीच तातुल बरकरार, अमेरिका का देवयानी के खिलाफ केस वापस लेने से इनकार। और खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट जारी करेंगे जिसमें यूपीए के 10 साला दौर की कारकर्दगी पेश करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के लिए स्टेज तैयार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह मीडिया के सामने
आने से कतराते हैं। यही वजह है कि UPA 2 के दौरे हुकूमत में ये मनमोहन सिंह की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मनमोहन सिंह ने मई 2009 में अपनी दूसरी मियाद का आगाज किया था। दूसरी मियाद की बागडोर संभालने के बाद मनमोहन सिंह ने चुनिंदा अखबारों के 5 एडिटरों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एडिटरों के एक ग्रुप से मुलाकात की थी। गुज़श्ता 10 बरसों में वजीर आजम की ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अपोजिशन जमातें, खास तौर पर बीजेपी, हुकूमत की पॉलिसियों, करप्शन, महंगाई और दीगर मामलों को लेकर मनमोहन सिंह को निशाना बनाती आई हैं। सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। सरकार की हालत यह है कि प्रधानमंत्री, केयरटेकर प्रधानमंत्री से भी बदतर हालत में आज के दिन है और सरकार नाम की कोई चीज इस देश में बची नहीं है। मैं एक बार फिर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस देश में जल्दी से जल्दी चुनाव होने चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था को नई सरकार संभाल सके। 4 रियासतों में हुए हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के खराब मुजाहरे के बाद UPA हुकूमत की साख मुतासिर हुई है। अपनी इस मुजव्वज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मनमोहन सिंह मीडिया के तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। उधर कांग्रेस जराये ने मीडिया की उन रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया है कि मनमोहन सिंह जुमे को मुस्तअफ़ी होने जा रहे हैं। ताहम जराये का कहना है कि मनमोहन सिंह जुमे को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के लिए स्टेज तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मनीष तिवारी ने भी मीडिया में चल रही वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इस्तीफे की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मालूम है कि 31 दिसंबर को खबरें कम रहती, पर इसका यह मतलब नहीं कि बेतुकी, बेबुनियाद, तथ्यविहीन खबरें चलाई जानी चाहिए। मैं इन कड़े शब्दों का 31 दिसंबर को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर जिस तरह का प्रसंग और परिप्रेक्ष्य सुबह से देखने को मिल रहा है वो फिर इस चीज को दर्शाता है कि एक जिम्मेवारी की जरूरत है। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, अनुचित है और तथ्यविहीन है। देवयानी खोबरागड़े के मामले पर नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच तातुल बरकरार है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो खोबरागड़े के खिलाफ वीजा जालसाजी का मामला वापस नहीं लेगा। देवयानी खोबरागड़े मामले में अमेरिका हिंदुस्तान से माफी नहीं मांगेगा। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वीजा जालसाजी केस वो कतई वापस नहीं लेगा। अमेरिकी जराये के मुताबिक वीजा जालसाजी केस में 39 साला देवयानी खोबरागड़े पर इल्जाम आयद करने से कबल मामले की तफसीली जांच की जा रही है। तहकीकात का अमल पूरा होने के बाद देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 13 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। अमरीकी जराये के मुताबिक खोबरागड़े की गिरफ्तारी के मामले में माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनके खिलाफ इस मामले में जो भी कार्रवाई की गई है वो अमरीकी कानून के तहत ही की गई है। इसके पीछे मजीद कोई मुहर्रिकात कारफरमा नहीं है। ख्याल रहे कि 12 दिसंबर को देवयानी खोबरागड़े की गिरफ्तारी के मामले में नई दिल्ली ने सख्त एहतजाज दर्ज कराया था। हत्ता कि उसने अमरीकी सफारतकारों को हासिल खुसूसी मुराद और एयरपोर्ट पास की सहूलत भी वापस ले लिया था। नई दिल्ली ने अमरीकी सफारत खाने से बैरिकेड्स भी हटा लिए थे और सफारत खाने और अमरीकी स्कूलों में खिदमात अंजाम दे रहे अफराद को दी जाने वाली तनख्वाहों की भी तफसीलात फराहम करने को कहा था। हिंदुस्तान अमरीका से न सिर्फ माफी मांगने को कह रहा है, बल्कि उसने देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ तमाम तर मामले वापस लेने का पुरजोर मुतालबा भी किया है। इस मामले पर हंगामे के दौरान नई दिल्ली ने देवयानी खोबरागड़े का तबादला न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में कर दिया था, जिसके बाद उन्हें सिफारती इस्तिस्ना हासिल हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद वीजा जालसाजी मामले में उनकी मुश्किलें कम होती मालूम नहीं हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर साथ ही अमेरिका की कोशिश ये भी है कि इस मामले के मनफी असरात बाहमी ताल्लुकात पर मुरतब न हो।
जराये के मुताबिक हिंद अमेरिका मुख्तलिफ महाज पर मिलकर काम कर रहे हैं और अमेरिका दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात पर देवयानी मामले के मनफी असरात पड़ने नहीं देना चाहता। बीजेपी ने देवयानी मामले पर अमेरिका के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करने पर मरकजी हुकूमत की सख्त नुक्ताचीनी की है। पार्टी लीडर यशवंत सिन्हा ने कहा कि हिंदुस्तान के कमजोर मौक़िफ़ को देखते हुए अमेरिका की हिम्मत बढ़ती जा रही है। कठोर कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ करनी चाहिए थी, उसको हमने अभी तक नहीं किया है। ये सख्त अफसोस की बात है। इससे अमेरिका का जो इसमें उत्साह है वो और बढ़ता है और वो समझते हैं कि वो भारत को बिल्कुल हल्के ढंग से लेकर भी चल सकते हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता दल यू का कहना है कि खोबरागड़े मामले को सब्र तहम्मुल से डील किया जाना चाहिए। पार्टी सदर शरद यादव ने कहा कि किसी एक वाक़े पर दो मुल्कों के रिश्तों को नहीं तोला जाना चाहिए। ये राजनयन का मामला है तो वो अपने तरह के सरकार काम कर रही है और मैं नहीं मानता कि किसी एक घटना से दो देश के रिश्तों को तोला जाना चाहिए। आज वो ये कह रहे हैं और परिस्थिति होगी तो फिर बात दुरुस्त होना भी शुरू होगी। तो ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है जिस पर मैं मानता हूं कि इसको पेशेंसली डील करना चाहिए। उधर मरकज में कांग्रेस की हलीफ एनसीपी का कहना है कि अमेरिका को देवयानी मामले पर हिंदुस्तान की तशवीश पर तवज्जो देनी चाहिए। विदेश मंत्रालय की ओर से और जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर तमाम तरह से दबाव बनाने की कोशिश हुई है और मैं समझता हूं कि आखिर में अमेरिका को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से जो भारत के अंदर जो एक भावना उठी है उसको कंप्लीट इग्नोर नहीं किया जा सकता। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर दो नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में मुतासरीन की अबतर हालत और बच्चों की मौत का मामला रोशनी में आने के बाद रियासती हुकूमत ख्वाब गफलत से बेदार हुई। अब तक पनाहगुज़ीन कैंपों में रहने वालों को किसी खास सियासी पार्टी से जोड़कर देखने वाली समाजवादी पार्टी को जैसे मुतासरीन की हालत पर तरस आ रहा है। शदीद ठंड की मार झेल रहे लोई रिलीफ कैंप के 420 मुतासरीन को रियासती हुकूमत ने आज पक्के मकानों में मुंतकिल कर दिया है। मुजफ्फरनगर के जिला मजिस्ट्रेट खुशल राज शर्मा ने मीडिया को बताया कि लोई रिलीफ कैंप में रह रहे मजीद 63 को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत के जरिए कायम की गई आला इख्तियारी कमेटी के मुताबिक रिलीफ कैंपों में ठंड के सबब कम से कम 34 बच्चों की मौत वाक़ई हुई है। और इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बिनेश। सरकार का अचानक जो रवैया बदला है, क्या कुछ हो रहा है मुजफ्फरनगर के इन कैंपों में?
देखिए, बिल्कुल रवैया बदला है, क्योंकि जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में अब सर्दी का जो सितम है वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर बात मुजफ्फरनगर के कल की करें तो मुजफ्फरनगर में सबसे ठंडा दिन रहा, जो कि 0.3 डिग्री पर पहुंच गया तापमान। तो उसको देखते हुए अब राहत शिविर में जो लोग रह रहे हैं खुले आसमान के नीचे, सिर्फ पन्नियों में तंबू के नीचे जो लोग रह रहे हैं, उनको लेकर जिला प्रशासन ने कुछ सरकारी पक्के भवनों का बंदोबस्त किया है, जिसमें बुढ़ाना में सिंचाई विभाग के कुछ 3 साइड है जहां पर पीड़ितों को भेजा जा रहा है। साथ ही साथ कुछ पीड़ित जो गांव जा रहे हैं, जिनको जिला प्रशासन ने प्रयास कर ग्रामीणों के माध्यम से और इंतजामिया कमेटी के माध्यम से वार्ता कर उनको वापस उनके गांव में भेजा जा रहा है। अभी तक सैकड़ों लोग जो है पीड़ित लोई शिविर कैंप से भेजे जा चुके हैं। जी, ये और एक चीज, जैसा कि सरकार का जो कड़ा रवैया था, आपको क्या लगता है कि क्या काफी दबाव बन गया था दीगर पार्टियों की तरफ से? बिल्कुल निश्चित तौर पर, जिस प्रकार से, चूंकि आप भी देख सकते हैं कि इतनी ठंड में जिस प्रकार से दंगा पीड़ित पहले से ही खाने पीने और रहने के लिए परेशान थे, वहीं साथ ही साथ अब ठंड ने भी अपना कहर बरपा रखा है और उसके साथ साथ वहां रहना बेहद मुश्किल है। पूरी रात भर लोगों को जाग कर काटना पड़ता है, उससे और कहीं जानों का नुकसान हो सकता था। इसलिए जिला प्रशासन ने भी एक अपना नया रास्ता अपनाते हुए मीटिंग का दौर शुरू किया है। पिछले 3 दिनों में लगातार बैठकें की जा रही हैं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, और ग्रामीण जिन गांवों से ये पीड़ित राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों को बैठा करके वो इंतजामिया कमेटी और साथ ही साथ जो पीड़ित है उनके साथ बैठ करके बैठकें की जा रही है। उनके अंदर उनको आश्वासन दिया जा रहा है, सुरक्षा का आश्वासन दिया जा रहा है। साथ ही साथ उनके जो ग्रामीणों के और पीड़ितों के बीच में जो तालमेल की कमी थी वो भी पूरी की जा रही है। तो उसको देखते हुए असर भी अब दिखने लगा है। लगभग सैकड़ों लोग जो है राहत शिविरों से अपने घरों में और पक्के मकानों में जाने लगे हैं। जी विनेश, एक मामला और भी था कि जिस तरह से सरकार ने बुलडोजर चलाया था और साथ ही 30 ऐसे खानदान जिनका ताल्लुक नहीं था उन पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, तो इस मामले पर सरकार का क्या रुख रहा है अभी? देखिए, सरकार का रुख, इसलिए जो पूरी कार्रवाई हुई थी वो बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की थी वाकई वो आदेश के अनुसार की थी, लखनऊ से आदेश के अनुसार की थी। क्योंकि जिस प्रकार से जो ये पीड़ित थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें प्रशासन ने जो तर्क दिया है उसका कहना यह है कि कब्रिस्तानों में जो सरकारी भूमि है उस पर कब्जा कर रहे थे, जबकि जिला प्रशासन उनको लगातार अलग जगह दे रहा था रहने के लिए, लेकिन वहां जाने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद कड़ा रुख अपनाते हुए जिला प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए थे। हालांकि सिर्फ ये माना जा रहा है कि जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं ये सिर्फ एक भय बनाने के लिए, एक डर बनाने के लिए है, ताकि जो पीड़ित हैं, जो दंगा पीड़ित है, वो जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित किए गए पक्के मकानों में शिफ्ट हो सके, ये अपने गांव को वापस जा सके, ताकि उनको सर्दी से बचाया जा सके। जी, सिर्फ पक्के मकानों में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है या फिर साथ ही साथ उन्हें उनके अपने मकाम पर, अपने गांव, अपने घर पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए, कुछ पीड़ित ऐसे हैं जो गांव में अभी नहीं जाना चाहते, जो अभी अपने आप को डरा सा महसूस कर रहे हैं, साये सा महसूस कर रहे हैं, तो उन पीड़ितों को उन चिन्हित पक्के मकानों में शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ ज्यादातर जो लोग हैं उनके बीच में जिला प्रशासन की कवायद जो है लगातार यही है कि किसी भी तरह इनको इनके गाँव में, इनके मकानों तक पहुंचाया जा सके, और जो ग्रामीणों के बीच और जो इन पीड़ितों के बीच में जो तालमेल की कमी थी वो तालमेल बैठाया जा सके। जी शुक्रिया दिनेश इस जानकारी के लिए। दिनेश पवार मुजफ्फरनगर से तफसीलात दे रहे थे कि सरकार ने काफी दबाव के बाद, मीडिया का भी काफी दबाव रहा, मीडिया के कई मीडिया चैनलों ने वहां पर रातें गुजारी और वहां के पीड़ितों का दर्द देखा, उनकी मसाइल को देखा, और साथ ही कई पार्टियों का भी वहां पर दबाव बढ़ रहा था। सरकार ने यह फैसला लिया कि अब उन्हें पक्के मकानों में मुंतकिल किया जाए ताकि सर्दी की, ठंड की जो मार है उससे बचाया जा सके। और आगे बढ़ते उधर कांग्रेस लीडर रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि अखिलेश यादव हुकूमत मुजफ्फरनगर फसाद पर न तो वक्त पर काबू पा सकी और न ही फसाद के बाद राहत कैंपों में मौसर तरीके से इंतजाम कर सकी, जिसकी वजह से राहत कैंपों में कई अमवात हुई। वहीं हाल तक समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे कमाल फारूकी का कहना है कि समाजवादी पार्टी अपनी डगर से भटक गई है, जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। यहाँ ठंड से ही होता है और बच्चे लगातार वहां मर रहे थे, तो ये बहुत ही दुखद है और इससे प्रदेश में जो सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार, उसकी छवि बिगड़ी है, धूमिल हुई है। सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं पूरे मुजफ्फरनगर कांड को संभालने में और उसके उपरांत जो राहत शिविर हैं उनके प्रबंधन में सरकार से चूक हुई है। पूरा समाज इस वक्त
उनके खिलाफ होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो उनके बेसिक जो कल्चर था, जो बेसिक जो समाजवादी पार्टी का जो फिलॉसफी थी, उससे बिल्कुल भटक गए हैं और एक ऐसे रास्ते पे चले गए हैं जो सिवाय बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा उनको।